हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे आपको मैथ्स एंड साइंस का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करिए, क्लास 8 मैथमेटिक्स में डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में एग्जांपल नंबर 1 to 5। ठीक है, पेज नंबर 205 ओपन करोगे, ये एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। एग्जांपल नंबर 1 to 5 को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों, आपको कोई भी चैप्टर अगर पढ़ना है, ठीक है ना, तो आप नीचे चैनल पे क्लिक करिए। मान लीजिए आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो नीचे चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अब इस चैप्टर को ही मान लो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो इस चैप्टर का तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके पहले के वीडियोस आप देख सकते हैं या आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें? तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब बच्चों देखिए, ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपके, एग्जाम्पल नंबर 1 to 5, ये बेस कर रहे हैं किसके ऊपर? डायरेक्ट प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, जब x इज प्रोपोर्शनेट टू y होता है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ रिवाइज कराऊंगा एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, बट आप इसके पहले के वीडियोस देख लें, इस चैप्टर के इसके पहले के वीडियोस, जहां पर हमने आपको एनसीईआरटी के डिफरेंट टाइप के जो थ्योरी में बीच बीच में एग्जांपल दिए रहते हैं ना, उसको लेते हुए हमने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं। देखिए बच्चों, आप लोग क्या करा करिए, अगर इस चैनल के आप रेगुलर व्यूअर्स हो तो बच्चों आप कॉन्सेप्ट जरूर देखा करिए जो पहले मैं पढ़ाता हूँ, चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, तो वहां से अगर आप देखते हो तो आपको बहुत अच्छा चैप्टर में फील आएगा। ओके, आइए अब आज स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या है। तो बच्चों, एग्जांपल नंबर 1 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ इज रुपीज 210। मतलब आप मार्केट में गए, ठीक आपने कहा भैया 5 मीटर कपड़ा दे दो। कपड़ा देखा ना आपने, थान से निकालता है कपड़ा। ये देखिए, कभी आप अपने पापा मम्मी के साथ बाजार गए होगे तो इस तरीके से, ये देखिए, ये थान होता है इस तरीके का कपड़े का और इसमें से कपड़ा निकालता है वो। तो 5 मीटर कपड़ा अगर आप उससे कहते हो भैया निकाल दो, तो 210 रुपये वो आपसे मांगता है। ठीक है ना, 5 मीटर का कॉस्ट कितना है? 210 रुपये, 210 रुपीज। ठीक है, तो अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है, ध्यान से समझिए जरा। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स इज रुपीज 210। टैबुलेट कॉस्ट ऑफ 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर एंड 13 मीटर ऑफ क्लोथ्स ऑफ द सेम टाइप। मतलब उसी थान में से उसी क्वालिटी का कपड़ा अगर आप लोगे उससे, ठीक है ना, अगर आप 2 मीटर खरीद के लेके आओगे तो कितना पे करना पड़ेगा? 4 मीटर खरीद के लेके आओगे तो कितना पे करना पड़ेगा? अगर आप 10 मीटर कपड़ा खरीद के लेके आओगे भाई, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? अगर आप 13 मीटर कपड़ा खरीद के लेके आओगे तो कितना पे करना पड़ेगा? अब ध्यान से बच्चों चेक करो, देखो ये तो आपको भी साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पर आप जितना ज्यादा कपड़ा खरीद के लेके आओगे उतना ज्यादा आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? ऐसे करके पहले तो आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैंने कैसे पहचाना? एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी वाली क्वांटिटी भी क्या कर रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या पढ़ाया था आपको? फटाफट एक बार रिवाइज करा देते हैं बच्चों। डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने आपको क्या पढ़ाया था? डायरेक्ट वेरिएशन बोल दो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल दो, बात सेम है। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन के कॉन्सेप्ट पे हमने आपको पढ़ाया था बच्चों, एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए कि एक्स इज प्रोपोर्शनेट टू वाई हम तब बोलते थे, या एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई जब वाई के इंक्रीज होने के साथ साथ एक्स भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता था, याद है? और एक्स अपॉन वाई यहाँ पर क्या आता था? एक कांस्टेंट आता था। ठीक है, एक्स और वाई का रेशियो हर एक बार एक कांस्टेंट आता था जो कि एक पॉजिटिव नंबर होता था। एक कांस्टेंट को हम लोग किससे दिखाते थे? के से दिखाते थे, और ये एक फिक्स नंबर होता था, ये एक पॉजिटिव नंबर होता था। मेरी रिक्वेस्ट है, पहले के वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज़ देखिए जाके। अब आप इस बात को सुन के बार बार, जो पुराने बच्चे हैं वो तो फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, बट बताना मेरा फर्ज है ना, बिकॉज आप लोग के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, बस क्वेश्चन सर्च करते हो यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है ना, पार्ट 1 से देखिए चीज़ों को, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और मैथ्स पे महारत हासिल करो। ठीक है ना, चलो। तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू बच्चों, कॉन्स्टेंट अगर हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। और यहाँ मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ मैंने आपको बताया था बच्चों, जहां पर एक्स और वाई दो क्वांटिटीज होंगी, मैंने आपको बताया था x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से चलता जाएगा, यानी कि x4 अपॉन y4। ओके, चलिए अब ये जो क्वेश्चन बच्चों इसने हमें दिया हुआ है ना, इज इक्वल्स टू क्या आएगा? कांस्टेंट के आ जाएगा। चलो छोड़ो, अब यहाँ पर आ जाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या बनानी पड़ती है? टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है ना, और यहाँ पर दो वेरिएबल्स आपको अज्यूम करने पड़ते हैं। चलिए एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अपनी कॉपी में एक टेबल बनाओगे इस तरीके से। ठीक, चलिए एक टेबल बना लेंगे और इस टेबल में बच्चों हमने क्या किया, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए ये 1 2 3 4 5 कॉलम बनाने, 1, ठीक है, 2, 1 2 3 4 एंड 5, बस काफी इतना। ठीक,
और ये इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ करी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो जरा, यहाँ पर टू क्वांटिटीज हैं, क्या क्या, एक तो कपड़े की लेंथ है कि कितना कपड़ा आपको चाहिए, उसकी लेंथ, लेंथ को बताने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, और कॉस्ट को बताने के लिए जितना ज्यादा लेंथ का कपड़ा लेके आओगे इतना ज्यादा आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो टू क्वांटिटीज यहाँ पर, क्या, एक्स और वाई। हमने कहा सपोज बच्चों वेरिएबल एक्स से हम क्या दिखाएंगे, लेंथ ऑफ द क्लॉथ। ओके, तो इस चीज को आपको एग्जाम में लिखना है, क्या, सपोज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज एक्स मीटर एंड इट्स कॉस्ट इज रुपीज वाई। तो कपड़े की जो लेंथ है उसको एक्स वेरिएबल से दिखा रहे हैं और कपड़े का जो कॉस्ट है उसको वाई वेरिएबल से दिखा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाइए, यहां पर हमने क्या किया, ध्यान से चेक करिए, यहां हमने टेबल में लिखा सबसे पहले वेरिएबल एक्स से क्या दिखा है, लेंथ ऑफ क्लॉथ। ओके, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ, और बच्चों ध्यान रखिएगा इन मीटर्स। ओके, मीटर यूनिट भी आपको लिखना है, ब्रैकेट में लिख दिया इन मीटर, और वेरिएबल कौन सा आपका, वेरिएबल एक्स से दिखा रहे हो आप, तो यहाँ एक्स लिख दोगे, यहाँ एक्स चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ध्यान से चेक करिएगा, उसके बाद यहां हम लिखेंगे क्या, कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट, बस कॉस्ट लिख दो, कॉस्ट इन रुपीज लिख दो, कॉस्ट इन रुपीज, रुपीज में कॉस्ट निकालना है, और कॉस्ट को आप दिखाओगे किससे, वेरिएबल वाई से दिखाओगे। ठीक है, ये लीजिए, चलिए अब लिखना शुरू करिए, ध्यान से चेक करना बच्चों, लिखना शुरू करो। कैसे लिखना शुरू करें सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सुन लो ध्यान से, कपड़े की लेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करिए बच्चों। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंथ क्या क्या है, लेंथ 2 मीटर है, 4 मीटर है, 4 के बाद 5 आता है, इसका भी ध्यान रखना। ठीक, फिर 10 आएगा, फिर आएगा 13। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा लिखना है आपको। 2 लिखा, फिर 4 मीटर, ठीक है, फिर क्या है 10 मीटर, यहाँ क्या चल रहा है, ये वाले रो में क्या चल रहा है, एक्स किसको दिखा रहा है, लेंथ ऑफ क्लॉथ को दिखा रहा है, तो 2 मीटर, 4 मीटर, और 4 के बाद 10 नहीं लिखेंगे, 4 के बाद भाई 5 का भी ध्यान रखना है, 5 मीटर का क्लॉथ का आपको कॉस्ट दे रखा है, वो बात अलग है, लेकिन आप कपड़े की लेंथ का ध्यान रखो, है ना। लेंथ आपकी टोटल कितने टाइप की है, 1 2 3 4 5 टाइप्स की लेंथ है। 2 मीटर होगा, या तो 4 मीटर होगा, या तो 5 मीटर होगा, या तो 10 मीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और या तो 13 मीटर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, देखो बच्चों, ये हो गया आपका क्या, x1, सही है, और ये हो गया क्या आपका x2, ओके, ये हो गया आपका क्या x3, और ये हो गया क्या आपका x4, x4 का वैल्यू 10, और ये हो गया आपका x5। ठीक है, थोड़ी जगह की कमी है बट आप समझ जाना, x1 2, x2 4, x3 5, x4 10, और x5 क्या हो गया आपका 13 हो गया। ठीक है, अब ध्यान सुनो बच्चों, चेक कर लीजिए यहां पर अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो 5 मीटर क्लोथ्स, 5 मीटर क्लोथ आप खरीद के लेके आ रहे हो, तो कॉस्ट कितनी है, 210 है, समझो जरा। तो हम क्या करेंगे इस टेबल में 5 मीटर के नीचे क्या लिखेंगे, कॉस्ट उसकी, 5 मीटर भाई क्लोथ कितना है 5 मीटर, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, रुपीज 210, तो हम यहाँ लिखेंगे रुपीज, रुपीज तो हमने यहाँ दिखाई दिया, यूनिट रुपीज है ना, 210। अब ध्यान दो बच्चों ध्यान देना, x3 के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा y3, क्या हो जाएगा ये y3। ओके, x3 के करस्पॉन्ड वैल्यू ये हो गया y3। ओके, बस अब कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आया टेबल कि 2 मीटर लेंथ है तो कॉस्ट कितना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, y1। ठीक, y1 यहाँ निकालना है, जो आएगा यहाँ फिल कर देंगे। ठीक, इसी तरीके से x2 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या निकालना है, वैल्यू y2, यानी कि 4 मीटर की लेंथ का कॉस्ट कितना होगा ये आपको बताना है। 5 मीटर का कॉस्ट देके रखा है, x4 के करस्पॉन्डिंग आपको y4 निकालना है, यानी कि 10 मीटर लेके आओगे तो कॉस्ट कितना देना पड़ेगा, और 13 मीटर लेके आओगे यानी कि आपको y5 निकालना है। समझ गए, और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, लगा दीजिए। अब सबसे पहले जहां पर आपको कुछ पता हो, यानी कि x भी पता हो y भी पता हो, उसको लेके किसी और के साथ इक्वेट कर सकते हो आप। ठीक, तो देखो बच्चों, आप कैसे भी कर सकते हो, अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे आप कैसे भी कर सकते हो, आप भाई कुछ भी कर दो, आप x1/y1 को उठा के x3/y3 के इक्वल रख दो। ठीक, फिर देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप ऐसा करो, समझो ये सारी वैल्यूज इक्वल होती है ना, x1/y1 x2/y2 x3/y3, भाई किसी भी रेशियो को किसी भी के भी इक्वल रख दो आप, x1/y1 को मर्जी है तो x3/y3 के इक्वल रख दो, जिससे आपका काम बन जाए। ठीक, x2/y2 को आप x4/y4 के इक्वल रख दो, किसी को भी किसी से इक्वेट कर सकते हो, x1/y1 x2/y2 आप कर सकते हो, लेकिन कब क्या करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी आप ये नहीं कर सकते हो, क्या अभी आप x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2 अभी नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बच्चों ना तो y1 पता है ना तो y2 पता है, x1 x2 तो पता है, y1 y2 नहीं पता है, तो एक ही इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं आएंगे। तो पहले आप जाके ये सर्च करो कि हम x1 y1 को किससे इक्वेट करें, ध्यान से चेक करो, अगर आप x1 y1 को इक्वेट करोगे इससे, किससे, x3/y3 से, तो बात बन जाएगी। क्यों, क्योंकि अब आपको निकालना क्या है, y1 x2 x1 पता है, x3 भी पता है, y3 ये पता है, ये पता है, ये पता है, y1 निकालना। ठीक है, तो दिमाग लगाओ, जो क्वेश्चन में दिया सबसे पहले उसके साथ इक्वेट करो। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फिर से देखिए,
सबसे पहले हमने क्या किया, हमने x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू क्या किया, x3 अपॉन y3, ठीक है, ये लीजिए। बस अब वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन y1, y1 की जगह आप y1 ही रखोगे इज इक्वल्स टू x3, x3 कितना है बच्चों चेक कर लो, x3 कितना है 5, तो x3 की जगह आपने 5 रखा अपॉन में y3, y3 को y3 रहने दो, ठीक। अब इसको सॉल्व करना सिखाया है, जिनको नहीं आता है सुन ले, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये क्या होता है सर, सुनो, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 इंटू वाई थ्री, आई एम सॉरी, देखो इसको उठा के इससे करो, तुरंत इक्वल टू लगा दो और इसको उठा के इससे कर लो, ठीक। अच्छा एक चीज मेरे से गलती हो गई, मैंने y3 का वैल्यू नहीं रखा है ना, y3 कितना है, y3 210 है, ओके। सो y3 कितना है बच्चों, y3 210 है, रख दो, ये y3 की जगह 210 रख दो, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से चेक करो बच्चों, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, कैसे करते हैं देखिए, 2 इंटू 210 इज इक्वल्स टू y1 इंटू 5, ये चीज होती है, या y1 इंटू 5, कुछ नहीं करो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 इंटू y1 और तुरंत इक्वल टू लगा दो, फिर 2 इंटू 210, बस खत्म। जिनको नहीं आता है भाई कोई दिक्कत नहीं है इसमें बच्चों, इसको उठा के इससे करो, ठीक, ये कर दिया, फिर इक्वल टू लगाकर दूसरी तरफ, यानी कि चाहे लेफ्ट हैंड साइड में चाहे राइट हैंड साइड में, इसको उठा के इससे करो। मतलब आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 इंटू 210, ठीक, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 210, इसको इससे इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई वन, लो आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, बात तो वही पड़ेगी ना, 5 इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 200 लिखो, 210 लिखो, या 5 इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 210 लिखो, बात सेम है, ठीक। तो अभी अननोन क्वांटिटी जो y1 उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड रखने की कोशिश करी है, इसलिए मैंने 5 इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 210 किया है। चलो अब तो आप समझदार हो, ध्यान चेक करो, y1 की वैल्यू निकालनी, अब बताइए y1 में 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि 2 इंटू 210 अपॉन ये 5 आके इधर डिवाइड कर देगा, साइन मत चेंज कर देना, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आता है करना, देखो 5 वन जा 5 होता है, अब देखिए बच्चों 5 फोर जा होता है 20, है ना, 1 जाएगा यहाँ 1 जाएगा तो 10 बनेगा, 5 टू जा क्या होता है 10, सही है ना, 5 वन जा 5, 5 फोर जा 20, 1 जाएगा, 5 टू जा 10, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, y1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चे, 2 इंटू 42 कितना होता है 84, है ना, और अपॉन में 1, 84 अपॉन 1 84, यानी कि y1 कितना आ गया 84, ठीक है स्टूडेंट्स, y1 कितना आ गया 84, यानी कि बच्चों जब आप 2 मीटर लेंथ कपड़ा खरीदने जाओगे तो बाजार में आपको कितना पे करना पड़ेगा मार्केट में 84 रुपीज, ओके। तो y1 की वैल्यू आ गई 84, यहाँ फिल कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब आपको क्या निकालना है, y2 निकालना है, ठीक। तो अब आपकी मर्जी, अब आप x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2 आप कर सकते हो, क्योंकि x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 आपको निकालना है, ठीक है। इतना कर लीजिए, पहले इतना कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लीजिए बच्चों फटाफट। चलिए अब मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक। नाउ यहाँ पे आ जाइए, अब मैं लगा रहा हूँ सिंपली सा x1 अपॉन, अब मैं सिंपली लगा रहा हूँ x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, सही है। सॉल्व कर लो, x1 की जगह कितना रखोगे 2 और y1 की जगह कितना रखोगे 84, ओके, इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ओके, x2 की जगह 4 और y2 की जगह y2 आप रहने दोगे, ठीक है ना। बस आप ध्यान रखना, तीन वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, x1 y1 x2 पता है, एक अननोन होना चाहिए, ऐसा मत कर देना कि दो अननोन हो जाए वहां पर, ऐसा नहीं, ओनली वन अननोन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 से भी सॉल्व कर सकते थे। सुन लो फिर से बता रहा हूँ भाई, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा यहाँ पर, ठीक है, मैं एक ही तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। प्लीज़ पहले के वीडियोस जाके इंट्रोडक्शन वाले देख लीजिए, वहाँ मैं भरपूर टाइम देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं वहाँ में भरपूर आपको टाइम देता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, वो समझ जाओगे ना तो ये सब देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखो जरा, आओ अब कैसे करेंगे बच्चों, दिस इंटू दिस, है ना, यानी कि 2 इंटू y2, क्या बताया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 इंटू y2 इज इक्वल्स टू 84 इंटू 4, यानी कि 4 इंटू 84, ये लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, ठीक है ना, तो y2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 84 और 2 आके इधर डिवाइड कर दिया, ये लीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 1 2 होता है, ठीक, 2 2 होता है 4, ठीक है, 2 इंटू 84 कितना आ जाएगा आंसर, 2 4 8 और 2 8 होता है 16, 168 अपॉन 1 यानी कि 168, तो y2 कितना आ गया बच्चों 168, ओके। आ जाइए और यहाँ फिल कर दीजिए, ठीक, तो y2 कितना आ जाएगा यहाँ से
y2 आ गया 168, ये लीजिए। यानी कि जब आप मार्केट में 4 मीटर कपड़ा खरीदने जाओगे बच्चों, 4 मीटर, तो आपको रुपीज़ 168 पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कर लीजिए, कर लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब आपको क्या निकालना है, y4 निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मर्जी है, आप x3 अपॉन y3 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4 कर दो, मर्जी है आप x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4 कर दो। तो मैं यही कर रहा हूँ, छोटे नंबर से ना, x1 अपॉन y1, ठीक है ना, समझो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x4 अपॉन y4, ये लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, जिसको जिसके साथ करना हो इक्वेट कर सकते हो आप, ठीक है। चलो x1 कितना है बच्चों, 2, तो x1 की जगह आप 2 लिखोगे, अपॉन में y1 कितना है 84, तो y1 की जगह 84 लिखा, इज इक्वल्स टू x4 की जगह क्या लिखोगे, चेक कर लो, x4 की जगह 10, तो x4 की जगह 10 और डिवाइडेड बाय y4 को y4 रहने दो, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब करोगे क्या, इसको इससे, है ना, जो अननोन होता है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड रखा करो। तो अब इसको इससे नहीं कर रहे हैं, पहले पहले इसको इससे कर रहे हैं, यानी कि 2 इंटू y4, उसको लेफ्ट में लिख देंगे ना, 2 इंटू y4 इज इक्वल्स टू लगाएंगे तुरंत, और 84 इंटू 10 कर देंगे, बस खत्म कहानी, 84 इंटू 10 कर देंगे, ओके। अब बच्चों 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो y4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 84 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देगा पूरे में, ठीक। अब 2 से इसको काट दो, नीचे 1 लिखो ना लिखो उसको फर्क पड़ता नहीं है, 2 1 2, 2 4 जा, है ना, और 2 2 जा, ये लीजिए 42 इंटू 10 कितना होगा 420, 420 अपॉन 1 420, तो y4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 420। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर आप मार्केट जाओगे और मार्केट में 10 मीटर कपड़ा अगर आप खरीदने जाओगे, बोले कि भैया हमको 10 मीटर कपड़ा दे दीजिए इसी क्वालिटी का, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा रुपीज़ 420, ओके। तो रुपीज़ 420 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करिए फटाफट, नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ, ओके। नाउ देखो बच्चों, अब नेक्स्ट है आपके पास क्या, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू, हम क्या कर देंगे x5 अपॉन y5, ओके, x5 अपॉन y5 कर देते हैं, ठीक है, 5 लिखा हुआ है। चलो वैल्यू रखो, x1 कितना है बच्चों, x1 है 2 अपॉन में y1 कितना है, y1 है 84 इज इक्वल्स टू x5 कितना है बच्चों 13 है, सही है। तो x5 की जगह क्या रखोगे आप 13 अपॉन में y5 कितना है, y5 की जगह y5, ये लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू y5 यानी कि 2 इंटू y5, है ना, इज इक्वल्स टू 84 इंटू 13, ओके। सो 84 इंटू 13, चलो 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, यानी कि y5 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 84 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 2 आके इधर डिवाइड कर देगा। अब देखो 2 1 जा 2 होता है और 2 4 जा और 2 2 जा, यानी कि 42 इंटू 13 अपॉन में 1, अपॉन में 1 का कोई मतलब है नहीं, तो सिंपली आप क्या करोगे y5 इज इक्वल्स टू 42 इंटू 13, ओके, ये लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 42 इंटू 13 कर लो भाई, यहाँ पे 42 इंटू 13 करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 3 2 जा 6, 3 4 जा क्या होता है 12 इंटू 1 इंटू 2 इज 2 और 1 इंटू 4 इज 4, 6, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, ये लीजिए कितना आ गया 546, ओके स्टूडेंट्स। तो y5 कितना आ गया, सॉल्व करके ये आ गया कितना 546, यानी कि बच्चों अगर आप मार्केट में जाओगे सेम क्वालिटी का 13 मीटर का कपड़ा अगर उनसे मांगोगे तो आपका बिल कितना आएगा रुपीज़ 546, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा रुपीज़ 546, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो, डिफरेंट मेथड हो सकता है एनसीईआरटी में, लेकिन आंसर आपके सभी के सभी सेम आ रहे हैं। क्या अब इन्होंने टेबल फिल करी है, नहीं, चलो देख लेते हैं। 2 के करस्पॉन्डिंग y2 का वैल्यू कितना आ रहा है, y2 का वैल्यू कितना आ रहा है, y2 का वैल्यू 84 हमारा भी आ रहा है, ठीक। फिर उसके बाद बच्चों हमारा y4 का वैल्यू 420 हमारा भी आ रहा है, ठीक। y5 का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 546 हमारा भी आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो यही सब कहानियाँ लिखी इन्होंने, वी कैन यूज 2/84, 4/168, 10/420 इन प्लेस ऑफ 510, इन्होंने 510 से सबको इक्वेट किया, ठीक है ना। अब ज़्यादा आप टेंशन मत लो, ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, इसके पहले का वीडियो देख के आइए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 2, ओके स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 2 का पहले आप डायग्राम देख लो, क्वेश्चन समझ लो, ठीक है ना। देखो पहले आप क्वेश्चन समझ लो, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई
ठीक है, कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर्स। ठीक है, मान लो दोपहर के 2 बज रहे हैं, ठीक है ना, तो एक पोल खड़ा हुआ इलेक्ट्रिक पोल, अरे भाई जो बिजली का खंभा होता है उसकी परछाई बनेगी नीचे, ये देखिए, है ना, ये इसकी परछाई एक शेडो बन रही है इसकी। ठीक, तो उसी टाइम कह रहा है कि अगर कोई ट्री खड़ा हो तो उसकी शेडो कितनी लेंथ की बनेगी, या ट्री की शेडो हमको दे के रखी होगी और हमको ट्री की हाइट पूछेगा। देख लेते हैं, वो सारी बातें आपको बताएंगे। बस आप एक चीज़ इस बात क्वेश्चन में ध्यान ये आपको देना, उसने आपको क्या बोला है, इलेक्ट्रिक पोल की हाइट कितनी है 14 मीटर। पहले समझ लो चल क्या रहा है ना। तो ये देखो बच्चों, चल ये रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से चेक करना, चल ये रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए, ये पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, इसकी हाइट x1 से दिखाएंगे, समझ लो जरा कॉन्सेप्ट। ठीक, और ट्री की हाइट को हम x2 से दिखाएंगे, ट्री की हाइट को हम किससे दिखाएंगे, x2 से। ठीक है ना, अब सुनो, पोल की जो शेडो इसको हम y1 से दिखाएंगे, क्योंकि दो तरह की क्वांटिटीज है ना, एक तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट, और दूसरा उसकी शेडो। ठीक, और ट्री की जो शेडो है उसको हम किससे दिखाएंगे, y2 से दिखाएंगे। ठीक है ना, ओके। तो अब सवाल फिर से पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर। मतलब समझो कि इलेक्ट्रिक पोल की हाइट कितनी है बच्चों, 14 मीटर है। पहले समझ लेना, अभी क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरीके से कराऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, आप उसकी टेंशन मत लो, ग्रीन बोर्ड पे। ठीक है ना, इसको देखो पहले आप, तो इसकी शेडो कितनी है, यानी कि y1 का वैल्यू कितना दे के रखा है 10 मीटर, तो y1 कितना आपका 10 मीटर है, समझ जाओ पहले। ठीक, कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर अंडर द सिमिलर कंडीशन। ये बात क्या लिखी हुई है अभी हम आपको बताएंगे, पहले आप ध्यान सुनिए। कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री दैट कास्ट अ, तो हाइट ऑफ अ ट्री निकालना है, यानी कि आपको x2 निकालना है। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है उस ट्री की हाइट क्या होगी जो कितना शेडो बनाता है, यानी कि y2 कितना है, मतलब ट्री का शेडो कितना है, जो ट्री है ना उसका शेडो कितना है 15 मीटर, तो y2 का वैल्यू आपको कितना दे के रखा है 15 मीटर देके रखा हुआ है। अब ये क्या बात लिखा है, अंडर सिमिलर कंडीशन, ये आप क्लास 10 में डिटेल में पढ़ोगे, कहाँ, टिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, और सिमिलरिटी नाम का एक चैप्टर है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में आप पढ़ोगे। देखो अंडर सिमिलर कंडीशन का मतलब होता है क्या, कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ सेम होता है। अब ये क्या बात बता रहे हो सर, अभी बता रहे हैं, टेंशन मत लो, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि नहीं बताइए। अब देखो अंडर सिमिलर कंडीशन है अगर, तो ध्यान सुनो, जब भी अंडर सिमिलर कंडीशन रहेगा 10th क्लास में ज़्यादा अच्छा सीखोगे, अभी अभी टेंशन मत लो। बस आप ये समझो दोपहर के 2 बजे की बात हो रही है, या तो दोपहर के 3 बजे की बात हो रही है, या तो दोपहर 12 बजे की बात हो रही है, ऐसे समझो। ठीक, यानी कि सन के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का सेम है। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इसकी आप टेंशन मतलब, बस जस्ट मैं बता रहा हूँ, जो टीचर्स देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के लिए सेम है। ठीक है ना, अब आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो, आप सुनो, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, आप ये समझो बस कि भाई एक बात बताओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, शेडो पहले कितनी थी 10 मीटर, अब शेडो बढ़ गई है 15 मीटर, है ना, ये देखो, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ भी बढ़नी चाहिए भाई। उसी टाइम अगर दोपहर के 2 बजे आप देख रहे हो तो 2 ऑब्जेक्ट ऐसे खड़े हुए, एक छोटा लेंथ का एक बड़ा लेंथ का है, तो छोटे लेंथ का शेडो छोटा होगा और बड़े लेंथ का शेडो बड़ा होगा। तो बस मैं यही बता रहा हूं कि अगर आप ध्यान से चेक करें तो पोल का शेडो कितना था 10 मीटर, लेकिन अब किसी ट्री का शेडो ज्यादा आ रहा है, 10 से ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, ये परछाई की जो लेंथ है इसकी जो शेडो बन रही 15 है, तो ये परछाई बढ़ गई ना, तो भाई पक्का ये ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। दिखा दूंगा अभी मैं आपको, ट्री की जो हाइट आएगी ना x2, वो पोल 14 मीटर से ज्यादा आएगी। आप चाहो तो आंसर चेक कर लो अपनी बुक में। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है 21 आ रहा है। 21 किसकी हाइट आ रही है अभी हम आपको करके दिखाएंगे भाई, आप टेंशन मत लो। ये 21 मीटर आ रहा है, पहले फील तो करो क्वेश्चन चल क्या रहा है ना। 21 मीटर आ रहा है, 21 मीटर 14 से क्या है, ज्यादा ही तो है। ठीक, यानी कि x के बढ़ने से y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब आप आ जाओ जरा सवाल में, सवाल कैसे हैंडल करोगे। देखो इन्होंने एक ऑल्टरनेट मेथड भी बताया है, कोई नई चीज़ नहीं बताई, मैंने सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। ठीक है ना, देखो देखो एक टेबल बना लो, ठीक, और इस टेबल में आप क्या करोगे, इस टेबल में स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करो। यहाँ आपने लाइन ड्रॉ करी और यहाँ ड्रॉ करी, ठीक, यहाँ आपने क्या लिखा, यहाँ आपने लिखा बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीटर्स, इन मीटर्स, इसको वेरिएबल एक्स से दिखाया। किससे दिखाया, वेरिएबल एक्स से दिखाया। ठीक, अब यहां लिख दो आप हाइट, किसकी हाइट, ध्यान चेक करो, यहां पे आपने लिखी सपोज पोल की हाइट। पोल की हाइट कितनी बच्चों, 14 मीटर का पोल है ना, जो इलेक्ट्रिक पोल है 14 मीटर, तो ये 14 मीटर। ठीक, 14, बस 14 लिख दो क्योंकि हमने लिखा ना कि हाइट हम मीटर में ले रहे हैं। और यहां पर आपको ट्री की हाइट बतानी है। अब ट्री की हाइट हमें नहीं पता,
अब रुक जाओ, अभी सब पता चलेगा। यहाँ हाइट, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ हमने लिखा लेंथ ऑफ शेडो, परछाई की लेंथ, है ना, कितनी लंबी परछाई बनेगी, लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो। और लेंथ ऑफ शेडो को हमने दिखाया किससे, वेरिएबल y से। किससे दिखाया, वेरिएबल y से, लेंथ ऑफ शेडो को वेरिएबल y से। और इन मीटर्स, कैसे दिखाया, इन मीटर्स। ओके, अब सुनो, पोल की हाइट कितनी है, पोल की शेडो की लेंथ कितनी है, पढ़ लीजिए, 14 मीटर का है और 10 मीटर्स की शेडो की लेंथ है। ठीक है, कास्ट 10 मीटर शेडो लेंथ, करेक्ट। अब सुनो, यहाँ पे ट्री की इंफॉर्मेशन लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट निकालनी है ट्री की, यानी कि ये हमें नहीं पता, ट्री की हाइट हमें नहीं पता। दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर, तो ट्री की शेडो कितनी है, 15 मीटर। यहाँ पे समझो, यहाँ हमने किसकी इन्फॉर्मेशन दी, इलेक्ट्रिक पोल की, ये वाले कॉलम में, और ये वाले कॉलम में हमने किसकी इन्फॉर्मेशन दी, ट्री की। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो ये हो गया आपका क्या, x1, और ये हो गया आपका क्या, y1, और ये हो गया क्या आपका x2 जो कि आपको निकालना है, ठीक, और ये हो गया आपका y2। ये लीजिए, लगा दीजिए कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या बताया, x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि x1 अपॉन y1, ये लीजिए x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x1 कितना रखोगे, 14, तो x1 रखेंगे 14 अपॉन में y1 कितना है 10 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, x2 कितना है नहीं पता, x2 को x2 रखेंगे अपॉन में y2 कितना है 15 है। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, 10 इंटू x2, ओके, सो 10 इंटू x2 इज इक्वल्स टू 14 इंटू 15। ओके, तो 14 इंटू 15, जिनको नहीं आता भाई सुन लो, कुछ नहीं करना आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इक्वल लगाओ, फिर इसको इससे कर दो। ठीक, अब 10 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 5 जा 10 होता है, 2 7 जा होता है 14, अब 5 1 जा 5 होता है, 5 3 जा होता है 15। नाउ ध्यान दो बच्चों, 7 इंटू 3 है ना, और नीचे बचेगा 1 का कोई मतलब है नहीं, ये भी आपको पता है, 7 3 जा 21 अपॉन में 1 21 मीटर्स। ये लीजिए, यानी कि x2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 21 मीटर्स। ओके, सही है, तो ये आ गया कितना 21, यानी कि ट्री की हाइट कितनी है 21 मीटर से, बस यही आपका आंसर है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, सो द हाइट ऑफ द ट्री इज कितना है 21 मीटर। अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे ना, तो कह रहे हैं इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। अब वो भैया कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था क्या, कि इसको इससे इंटरचेंज कर सकते हो। क्या बोल रहा हूँ, पहले इतना नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया, चलो अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको पढ़ाते टाइम बच्चों बताया था, अगर आपने हमारे स्टार्टिंग के वीडियो नंबर 1 और 2 देखे हो, तो हमने आपको बताया था क्या, हमने आपको बताया था इसको इससे इंटरचेंज कर सकते हो, याद है, y1 x2 की जगह चला जाता है, x2 y1 की जगह, यानी कि x1 अपॉन x2, भाई x2 इधर आ गया, y1 इधर, तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 अपॉन y2। आप कह रहा है सवाल ऐसे भी कर सकते हो, हाँ भाई कर तो सकते हैं, कर लो, क्या दिक्कत है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन y2, ऐसे भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है। ठीक, x2 को y1 की जगह, y1 को x2 की जगह, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। ठीक, अब x1 अपॉन x2 रख दो, x1 कितना है 14 अपॉन में x2 कितना है चेक कर लो, x1 अपॉन x2 कितना है 21, तो यहाँ x2 की जगह कितना रखेंगे 21 इज इक्वल टू y1 बाय y2, y1 कितना है 10 और y2 आपको निकालना है, आंसर वही आएगा, चेक कर लो क्या हो जाएगा 14 इंटू y2, ये लीजिए 14 इंटू, एक सेकेंड कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, देख लेते हैं, वैल्यू शायद गलत रखी है, फिर से देखते हैं। देखो x1 कितना है 14, ओके, अपॉन में x2 निकालना है भाई, ओहो 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 x2 निकालना था, है ना, येलो कलर से लिखा है देख लो, वो तो आंसर आ गया इसलिए लिखा हुआ है, x2 ट्री की हाइट थी, है ना, x2 निकालना था, x2 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन y2, y1 कितना है 10, ओके, और y2 कितना है 15, ये लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा x2 इंटू 10, ये लो x2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू क्या होगा 14 इंटू 15, ठीक, 14 इंटू 15, अब ध्यान दो x2 के साथ 10 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x2 कितना आ जाएगा 14 इंटू 15, ओके, डिवाइडेड बाय 10, अब सॉल्व करेंगे, ठीक, तो 5 2 जा और 5 3 जा, ठीक है स्टूडेंट्स,
2 1 जा 2 7 जा 7 3 जा 21, लो खत्म। फिर से आंसर कितना आ रहा है 21, इसलिए हाइट ऑफ द ट्री कितना है 21 है। और एक बात और बता देता हूँ टीचर्स के लिए, ठीक है, जो बात हो रही ना अंडर द सिमिलर कंडीशन, उसका मतलब ये है कि ध्यान से चेक करिए, ये ग्राउंड है, ठीक है ना, ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ये पूरा ग्राउंड है, ठीक, और उसी ग्राउंड पे ये देखिए इस तरीके से एक पोल खड़ा हुआ है, ये पोल है, और उसी टाइम वहीं पर अगर आप ऐसे सामने से आके देख रहे हो तो दोनों एक सिधाई में इस तरीके से खड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब पेड़ के पीछे खंबा ढक जाएगा, वो जो भी खंबा का मतलब है पोल, ओके। तो ये देखिए इस तरीके से, तो ये स्थिति कुछ ऐसी है, ये पोल है वाइट कलर का, है ना। अब एक के ऊपर बना दूंगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, इसके थोड़ा पैरेलल में मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस लेके मैंने क्या नाम है ट्री बना दिया, ये लीजिए ये ट्री बना दिया मैंने, आप समझ में आई बात। और यहाँ कहीं सूरज चाचा चमक रहे हैं ऐसे करके, ठीक, तपत दोपहर के 2 बज रहे हैं 2 PM, ओके। तो यहाँ से रोशनी आएगी इस तरीके से, ठीक, तो ये पेड़ रोशनी रोकेगा तो यहाँ शेडो बनेगी ये इस तरीके से, इतनी ये शेडो की लेंथ है, और पोल रोकेगा तो पोल के ऊपर से ऐसे रोशनी निकल जाएगी तो यहाँ शेडो नहीं बनेगी, लेकिन इतने पोर्शन में ये पोल क्या करेगा, सूरज की रोशनी को रोक लेगा, और एब्सेंस ऑफ लाइट क्या कहलाता है, शेडो, ठीक। तो यहाँ क्या बन जाएगा, शेडो। तो ये हो गई किसकी शेडो, ट्री की, ट्री कह रहा हूँ सॉरी, पोल की, ठीक है ना, ये वाली हो गई किसकी शेडो, पोल की शेडो, है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी शेडो हो जाएगी किसकी, ट्री की शेडो हो जाएगी। और इस टाइम ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या है 30 डिग्री। ये बच्चे दिल पे ना ले क्लास 8 वाले, मैंने टीचर्स के लिए बताया अगर कोई देख रहा होगा वीडियो, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है, ये मतलब होता है किसका, ये मतलब होता है अंडर सिमिलर कंडीशन का, ठीक है। बच्चे ज़्यादा टेंशन ना लें, बच्चे 10th में पढ़ेंगे, ठीक, यहाँ तक बस आप नोट करिए आपका काम बन जाएगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, कह रहा है इफ वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर, थिक पेपर मतलब मोटा पेपर है इस तरीके से, ठीक है, जैसे आपका चार्ट पेपर होता है भाई, है ना। तो थिक पेपर है, मोटी शीट लेके आए, कितनी शीट्स लेके आए 12 शीट्स, 1 2 3 4 ऐसे कैसे ऐसे ऐसे करते करते 12 शीट्स लेके आए हैं। तो जब आप 12 शीट्स लेके आए हो तो उसका वेट कितना है 40 ग्राम्स। तो कह रहा है हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर, मतलब उसी पेपर की, वही अरे भाई आप ऐसे समझो मार्केट गए आप चार्ट पेपर खरीद के लेके आओ, चार्ट पेपर की एक शीट होती है ना पूरी सी, आप 12 चार्ट पेपर खरीद के लाए, 12 नंबर ऑफ चार्ट पेपर यानी कि 12 शीट्स आप खरीद के लाए, उसको आपने वेट किया तो उसका वेट कितना आ रहा है 40 ग्राम। तो कह रहा है कि ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ शीट्स बाजार से खरीद के लेके आए हैं, कितने शीट्स चाहिए होंगे अगर आपको वेट कितना चाहिए 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम का मतलब 2.5 किलोग्राम। ध्यान से फिर से सुनो, कितने नंबर ऑफ शीट्स लेके आए भाई, आप खुद समझो ना, बाजार से अगर 12 शीट्स लेके आए हो तो वेट कम है, अब भारी भरकम खूब सारे शीट्स ले आओगे, ये पूरा बंडल उठा लाए शीट्स का, उसमें बहुत सारी शीट्स है, ठीक, तो वेट बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि भाई कितनी शीट्स लेके आओगे, पढ़ लो क्वेश्चन। कह रहा है हाउ मेनी शीट्स, ध्यान देंगे बच्चों, कह रहा है कि हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे 2.5 किलोग्राम। तो कितनी शीट्स लेके आओगे, यानी कि आपको नंबर ऑफ शीट्स निकालनी है, क्या निकालनी है आपको क्वेश्चन में, नंबर ऑफ शीट्स निकालनी है, ओके। तो कितने नंबर ऑफ, एनओ का मतलब, एनओ डॉट का मतलब नंबर, नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ शीट्स लेके आओगे बच्चों, कितने नंबर ऑफ शीट्स लेके आओगे कि उसका जो वेट है, उसका जो वेट है वो कितना हो जाए, उसका जो वेट है वो कितना हो जाए 2.5 किलोग्राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखो थोड़ा थोड़ा तो फील आपको भी आ रहा है, पहले तो आपको क्वेश्चन पहचानना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, क्यों सर, क्योंकि नंबर ऑफ शीट्स बढ़ने के साथ साथ वेट भी बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना। अगर हम नंबर ऑफ शीट्स को कैसे दिखाएं, वेरिएबल एक्स से, ठीक, और वेट को किससे दिखाएं, वेरिएबल वाई से, तो एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई भी बढ़ रहा है, आप बोल सकते हो वाई के बढ़ने के साथ साथ एक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्लियरली यहाँ पर बच्चों एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी कि वेट बढ़ रहा है तो पक्का नंबर ऑफ शीट्स क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे। वाई के बढ़ने के साथ साथ एक्स भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का तो क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कभी भी आप क्वेश्चन करते टाइम याद रखिएगा जो यूनिट्स दी रहती हैं, ध्यान से सुनो, वेरिएबल एक्स की क्या यूनिट है, कोई नहीं, ये नंबर ऑफ शीट को दिखा रहा है, वेरिएबल नंबर की कोई यूनिट थोड़ी ना होती भाई, ठीक है। वेट, वेरिएबल वाई किसको दिखा रहा है, वेट, वेट की यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक। तो आपको क्वेश्चन में एक बार तो वेट की यूनिट किलोग्राम दे के रखा है, एक बार ग्राम में, अब या तो दोनों को किलोग्राम में कर लो और या तो दोनों को ग्राम में कर लो, तब सवाल करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट लगाओ, दोनों को आप या तो ग्राम में कर लो, दोनों को या तो किलोग्राम में कर लो। तो मैं क्या करने आ रहा हूँ, दोनों को ग्राम में कर लेता हूँ, ठीक। पहले एक टेबल बनाऊंगा, समझना जरा,
पहले एक टेबल बनाऊंगा, इस टेबल को देखिएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल करने के लिए एक टेबल बनाएंगे एग्जाम में पहले, ये इस तरीके से देखिए, ये हमने टेबल बनाई। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दो जरा, यहाँ हमने क्या लिखा, NO डॉट, NO डॉट का मतलब नंबर ऑफ शीट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ शीट्स को हम कैसे दिखा रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ शीट्स को हम दिखा रहे हैं वेरिएबल x से, ठीक। नंबर ऑफ शीट्स को दिखाया वेरिएबल x से, और यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, वेट दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, शीट, जितनी भी शीट्स हैं उनका टोटल वेट, वेट को हम दिखा रहे हैं इन ग्राम्स, इस बात को ध्यान रखना है, ग्राम्स में ही दोनों को कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। अब सर ग्राम में क्यों कर रहे हो, अच्छा, वेट को आप किससे दिखाओगे, वेरिएबल y से। मेरी बात पहले ध्यान से पूरी सुन लेना, नंबर ऑफ शीट्स को x से और वेट को वेरिएबल y से दिखाएंगे। सुनो, अब कह रहा है सर ग्राम में क्यों कर रहे हो भाई, सुनो एक बात बताओ, ग्राम में करना इजी भी करके दिखा देंगे। सुनो, किलोग्राम में कर लोगे ना इसको, कहीं इसको किलोग्राम में रहने दो, उसको किलोग्राम में कर लोगे ना, परेशान हो जाओगे। अरे डेसिमल में आ जाएगा भाई, 1000 से डिवाइड करोगे डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल के चक्कर में क्यों फंसोगे, ठीक। चलो, तो अब ये जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इसका मतलब है क्या, 2.5। आप लोग को पता है 2.5 का मतलब 2.5 होता है, जिसको नहीं पता है पता कर लो भाई। 2.5 का मतलब हाफ 2 है और हाफ है, यानी कि समझो 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 बच्चों, देखो पता है आपको 2.5 लिखा है कभी भी मैथ्स में, तो इसका ये मतलब होता है 2 और प्लस हाफ, ये मतलब होता है, हाफ का मतलब 1/2, ठीक। 2.5 ये मतलब होता है, यानी कि 2 प्लस और 1/2 कितना होता है, हाफ का मतलब 0.5 होता है। जिसको नहीं पता है सुन लो, 1/2 कितना होता है, 0.5। अब ऐड कर दो, 2 प्लस 0.5 कितना होता है, 2.5। ये लीजिए, बस यही बात कह रहा हूँ मैं कि 2.5 किलोग्राम का मतलब 2.5 किलोग्राम, ठीक। तो ये है आपका कितना, 2.5 kg। अब बताओ किलोग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करके। भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 1000 करोगे, तो अब ये किलोग्राम से किस में आ जाएगा, ग्राम्स में आ जाएगा, सही है। तो अब यहाँ से पॉइंट हटा दोगे, नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2500, 2500 ग्राम्स। अब सवाल फिर से समझ लो, 12 शीट का वेट कितना है, 40 ग्राम। तो बताओ कितनी शीट्स लेके आए कि वेट कितना हो जाए, 2.5 किलोग्राम का मतलब वेट कितना हो जाए, 2500 ग्राम्स हो जाए, सही है ना। ओके, चलो अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर हमने क्या किया, नंबर ऑफ शीट्स लिखी कितनी, 12। जब 12 नंबर ऑफ शीट्स हैं तो वेट कितना है, 40 ग्राम्स, तो वेट के सामने लिखेंगे 40। आया टेबल पढ़ना, जब 12 नंबर ऑफ शीट्स, नंबर ऑफ शीट 12 है तो वेट कितना है, 40। तो कितने नंबर ऑफ शीट्स हो जाएं कि वेट, कितने नंबर ऑफ शीट्स हो जाएं कि वेट कितना हो जाए, 2500 ग्राम। याद रखना एग्जाम में दोनों को ग्राम में कर लेना, तब सवाल करना, ठीक। चलो, या दोनों को किलोग्राम में भी कर सकते थे। चलो, अब ये क्या है, ये x1 है, ठीक, और x2 आपको निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका y1 है और y2 आपको दिया हुआ है, लगा दो फॉर्मूला, क्या बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। याद है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था, x इज प्रोपोर्शनेट टू y, यानी कि x अपॉन y क्या होता था, कांस्टेंट, ठीक। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, लगा दीजिए। x1 की जगह क्या रखोगे, 12, तो x1 की जगह आपने 12 रखा, अपॉन में y1 की जगह कितना रखोगे, 4040, ओके। y1 की जगह 4040 इज इक्वल्स टू x2 की जगह निकालना है, तो x2 को x2 रहने देंगे, और y2 की जगह क्या रखेंगे, 2500, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा, चलो मैं आपको साइड में ही बता देता हूँ कि हमने यूनिट क्यों चेंज करी, भाई वो समझ लो आप लोग। और फटाफट आपको बता देते हैं कि क्यों हमने यूनिट चेंज करी है। यहाँ पे आ जाओ, देखो 12 अपॉन 12 का तो कोई यूनिट है नहीं, लेकिन 40 क्या है, ग्राम्स में, तो 40 के आगे हम GM लिख देते हैं, ग्राम, ठीक। x2 अपॉन 2500 GM, समझे ना। अब ग्राम से ग्राम कटेगा तभी तो x2 क्या है, नंबर ऑफ शीट्स, नंबर ऑफ शीट का कोई यूनिट नहीं आता है, समझो। अगर हम ऐसे करते ना, 12 अपॉन 40 लिख देते और इज इक्वल्स टू x2 अपॉन, इसको हम किस में रहने देते, किलोग्राम में, तो ये 40 तो ग्राम हो जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता, 2.5 किलोग्राम हो जाता, तब तो प्रॉब्लम हो जाती ना भाई, तब तो प्रॉब्लम हो जाती ना, चेक कर लो, 2.5 और ये किलोग्राम। अब बताओ किलोग्राम से ग्राम को थोड़ी ना काट दोगे, ग्राम से ग्राम कटेगा ना भैया, तो दोनों को ग्राम में कर लो। ये सब क्वेश्चन में दिखाया नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करें, तो किसी क्वांटिटी की अगर यूनिट दे के रखी है तो यूनिट सेम कर लीजिए, ठीक। तो अब लौट के वापस सवाल में आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ओके, कुछ नहीं करना है, x2 इंटू 40, सही है ना,
अरे भाई क्यों डिलीट नहीं हुआ, चले जाओ, चलो जाओ ना जाओ भाई जाओ, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ से x2 इंटू 40 यानी कि 40 इंटू x2 ओके इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2500, 12 इंटू 2500 करेक्ट। अब ये 40 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से x2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ध्यान देना बच्चों, 12 इंटू 2500 तो ऐसे ही रहेगा, और ये 40 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या करेगा, 40 डिवाइड करेगा। सही है, अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0 कट गया, ठीक। अब देखो 4 1 जा क्या होता है 4, और 4 3 जा क्या होता है 12, तो क्या बचा x2 इज इक्वल्स टू, इधर बचा 3 इंटू में 250 बचा है ना, और सुनो अपॉन में 1 है, उसका कोई मतलब है नहीं, नीचे 1 क्या करो 1 से डिवाइड करोगे उतना ही आ जाएगा, तो नीचे कभी भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अब ध्यान दो 3 इंटू 25 कितना होता है 75 होता है, और ये वाला 0 यानी कि 750 शीट्स, 750 शीट्स जब लेके आओगे तो उसका वेट कितना होगा बच्चों 2.5 किलोग्राम। ओके सो हाउ मेनी शीट्स रिक्वायर्ड, तो आंसर इज 750 शीट्स रिक्वायर्ड, बस खत्म। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स करेक्ट। अब एक ऑल्टरनेटिव मेथड किया वो करने की जरूरत नहीं है आपको एनसीईआरटी में, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। ओके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, कह रहा है अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। अब देखो पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो आप। देखो बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। सुन लीजिए ध्यान से, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़ा सा क्वेश्चन का, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट स्पीड। ये क्या होती है सर, बच्चों कांस्टेंट स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है जो चेंज नहीं होती है, ठीक, जो चेंज समय के साथ चेंज नहीं होती है। क्या बात बता रहे हो सर, सुनो बच्चों कितना दिया यूनिफॉर्म स्पीड, पहले इसको लिख लो फिर अभी बताता हूं मैं क्या चल रहा है यहाँ पर। 75 किलोमीटर पर आवर, इस बात का मतलब समझते हो आप। ये जब भी ऐसे लिखा रहता है फिजिक्स या मैथ्स में 75 किलोमीटर, और ये ऐसे डिवाइडेड बाय आर, इसको हम पढ़ते हैं 75 किलोमीटर पर आवर, क्या पढ़ते हैं PER पर आर, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, पर का मतलब 1 होता है, पर का मतलब 1 यानी कि 1 आवर में कितना दूर जाती है वो 75 किलोमीटर। इस हिसाब से चलती है ट्रेन। ट्रेन की स्पीड ऐसी हर 1 घंटे में वो 75 किलोमीटर ही जाएगी, तो स्पीड फिक्स हो गई, इसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई 75, यानी कि हर 1 घंटे में आप चेक करोगे तो वो 75 किलोमीटर दूर चली जाएगी। नेक्स्ट 1 आवर में 75 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, नेक्स्ट 1 आवर में 75 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बच्चों कहने का मतलब है हर 1 घंटे में 75 किलोमीटर जाएगी, बस ये मतलब होता है स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड का, यानी कि स्पीड कैसी कांस्टेंट। अब एक बात बताऊं जरा, देखो इतना तो बच्चों आपको भी पता है कि अब वो यूनिफॉर्म स्पीड से तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, जितने ज़्यादा टाइम तक के लिए चलेगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सीधी सी बात है भाई, आप ट्रेन में बैठ जाओ, ट्रेन चलाओ, चलो अगर आप 1 घंटे चलाओगे तो 75 किलोमीटर जाओगे, 2 घंटे चलाओगे तो 75 का डबल, भाई 1 घंटे में 75 तो 2 घंटे में 2 आवर्स में 75 का डबल। यानी कि जितना ज्यादा टाइम के लिए आप उस ट्रेन को चला रहे हो इस कांस्टेंट स्पीड से, उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, टू क्वांटिटीज हैं, एक तो टाइम की बात हो रही है, यस सर, और दूसरी सर डिस्टेंस की बात हो रही है, यस सर। एक तो टाइम है सर, और दूसरा क्या है, डिस्टेंस है। ध्यान से चेक कर लेना बच्चों, ये देखिए ये न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस। मैं इसको फिर से अच्छे से लिखता हूं तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ध्यान से चेक कर देना बच्चों। 75 ओके किलोमीटर, और अभी अभी मैंने आपसे बोला पर आर का मतलब होता है 1 आवर में, पर आर का मतलब 1, तो इसके आर के आगे 1 भी लगा सकते हो भाई, कुछ चला नहीं जाएगा, ठीक। यानी कि दो क्वांटिटीज की बात हो रही है, किसकी किसकी बच्चों, एक तो सर बात हो रही है किसकी, डिस्टेंस की, ठीक है। दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं यहाँ पे, एक तो डिस्टेंस है, दो क्वांटिटीज हैं आप बोल सकते हो, एक टाइम है। यानी कि बच्चों, और आप देख रहे हो टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो आप वेरिएबल एक्स से आप टाइम को दिखा सकते हो, तो टाइम को यहाँ हम वेरिएबल एक्स से दिखाएंगे। जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा, ट्रेन अगर चल रही तो डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा, यानी कि डिस्टेंस को हम यहाँ वेरिएबल वाई से दिखा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं सॉल्यूशन आपकी बुक की तरह करूँ, आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना। अब बच्चों एक बात बताइए जरा, ध्यान समझिएगा जरा, देखिए एक बात बताइए,
एक बात बताइए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स, यानी कि वो ये कहना चाहता है, ये बताओ 20 मिनट्स के डिस्टेंस में, सॉरी 20 मिनट के टाइम में, अगर 20 मिनट निकल जाए तो 20, भाई आप खड़े हो, आपने घड़ी स्टार्ट कर दी, ट्रेन 20 मिनट निकल गया ना, 20 मिनट निकल चुके हैं, तो 20 मिनट जब टाइम पास हो जाएगा तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये पता करना है, यानी कि टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस आपको पता करना है। अब सर समझिएगा सर मेरी बात को ध्यान से, इन्होंने टाइम बच्चों मिनट में दिया हुआ है, यस सर, टाइम मिनट में दे दिया बच्चों। तो पता है आप एक काम करोगे क्या, आपको कम से कम इतना तो पता ही होगा ना कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, बताओ 60 मिनट, यस सर होते तो हैं सर, भाई 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता होगा, ठीक, ध्यान सुनो। तो बच्चों 75 किलोमीटर पर आवर बोल दो, या आप ऐसे भी तो बोल सकते हो क्या कि 75 किलोमीटर इन, अब 1 आवर की जगह भाई 60 मिनट लिख दो, क्या दिक्कत चला जाएगा बताओ, MIN का मतलब मिनट, यानी कि एक लड़का बोल रहा है 1 घंटे में ट्रेन 75 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दूसरा लड़का बोल रहा है नहीं 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 60 मिनट में 70, भाई बात तो सेम है, 1 घंटा जो टाइम होता है वही तो 1 आवर जो टाइम होता है वही तो 60 मिनट होता है, तो चाहे आप ये बोलो कि 1 आवर में 75 किलोमीटर जाती है, चाहे आप बोलो 60 मिनट में 75 किलोमीटर जाती है, सही है। तो अब आप एक टेबल बनाओगे, ठीक है, और ये कुछ स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप छोड़ ही दो NCERT का, आप मेरे तरीके से कर लो, ये सब छोड़ो, आप यहाँ पे आप देखो, एक टेबल बनाओगे चुपचाप, डायरेक्ट वेरिएशन की टेबल बनेगी, ये लीजिए, जैसे हम लोग हर एक क्वेश्चन में टेबल बच्चों बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं हम लोग टाइम को, है ना, टाइम को वेरिएबल एक्स से दिखा देते हैं, तो हमने टाइम लिखा और टाइम हम मिनट्स में लिख रहे हैं, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इन मिनट्स, समझ जाइएगा, टाइम को आप किस में लिख रहे हो, मिनट्स में लिख रहे हो, और टाइम को कौन से वेरिएबल से दिखा रहे हो आप, एक्स से, ठीक। तो टाइम को हमने एक्स से दिखाया, और यहाँ आप लिख रहे हो किसको, डिस्टेंस को, किसको लिख रहे हो, डिस्टेंस को, ओके, और डिस्टेंस आप ले रहे हो किलोमीटर में, डिस्टेंस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसने हमको बोला है 250 किलोमीटर, यहाँ पर यहाँ पे भी किलोमीटर दिया है, तो डिस्टेंस का कोई टेंशन नहीं, डिस्टेंस को किलोमीटर लो, लेकिन टाइम को आप मिनट्स में लोगे, ठीक है ना, ओके। और जब आपका आंसर आ जाएगा अभी कि जैसे पार्ट 2 का आंसर है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाएगा ये हमको बताना है, तो जो टाइम हम निकालेंगे अभी मिनट में आएगा हमारा, तो हम आर में चेंज कर लेंगे वापस, क्या दिक्कत है, अभी करा रहे हैं, परेशान ना हो। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, 1 2 3, अब ध्यान से चेक करना बच्चों, ध्यान से देखो, सबसे कम टाइम यहाँ 20 मिनट ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो 60 मिनट है ना, तो थोड़ा अंदाजा भी लगा के टेबल को फिल करना, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हैं, ठीक है। तो समझो पहले टाइम कितना है 20 मिनट, यहाँ ये वाले क्वेश्चन से जब टाइम 20 मिनट है तो हाउ फार इट विल ट्रेवल, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि अब आपको डिस्टेंस निकालना है, समझो समझो समझो, जब टाइम कितना है 20 मिनट, समझ जाना, समझोगे भाई, देखो जब टाइम कितना है 20 मिनट तो डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस नहीं पता, यही आपको निकालना है, ठीक। अब आगे बढ़ो, अब यहाँ पे आओ, ये इन्फॉर्मेशन भी तो दे के रखी, जब टाइम कितना है 60 मिनट तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है 75, क्या मैं सही हूँ, यस सर। तो चेक कर लो, जब टाइम कितना होगा 60 मिनट्स तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 75, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया भाई, टाइम कितना 60 तो डिस्टेंस कितना है 75 किलोमीटर, यूनिट लिख के रखा है, डिस्टेंस किलोमीटर में चल रहा है, टाइम मिनट्स में चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 250, इस बार उसने डिस्टेंस दे दी कितनी 250, तो बताओ कि ये 250 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करता है, ये आपको बताना है, बस, अब कुछ नहीं है, चेक कर लो, ये है आपका x1, यहाँ से आपको y1 निकालना है, ठीक, ये है आपका क्या x2, ठीक है, ये है आपका क्या y2, ये है आपका क्या x3 जो कि आपको नहीं पता, और ये है आपका क्या y3 जो कि आपको 250 किलोमीटर दिया हुआ है, सही है ना, समझ जाना भाई, थोड़ा सा y3 को ये लीजिए, लगा दो बस, कॉन्सेप्ट डायरेक्ट वेरिएशन का क्या होता है बताओ, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ओके, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू क्या लग जाएगा x2 अपॉन y2, वैल्यू रखो सॉल्व करो, ठीक, टेबल को थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं, कुछ लोग इसको डिस्टेंस टाइम वाले फॉर्मूले से कर रहे होंगे, कर सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन बच्चों अभी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वेरिएशन वाले सवाल कर रहे हैं ना, है ना, तो उसी से करेंगे, चलो x1 कितना है 20 अपॉन y1 को y1 रहने दो आप,
इज इक्वल्स टू x2 कितना है, x2 है 60, ठीक, डिवाइडेड बाय y2 कितना है 75। सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, क्या होगा y1 इंटू 60, तो y1 इंटू 60 इज इक्वल्स टू y1 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 75, आता ना क्रॉस कराना, दिस इंटू दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इक्वल लगा दो, फिर इसको इससे कर दो, तो y1 इंटू 60 इंटू 20 इंटू 75, ये लीजिए। अब 60 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है y1 में, तो उधर जाके क्या करेगा 60 डिवाइड कर देगा, तो यहाँ से y1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए 20 इंटू 75 है ना, और 60 आके इधर डिवाइड लगा देगा, ये लीजिए। अब बताओ 0 से 0 कैंसिल है ना, 2 1 जा 2 होता है, 2 3 जा होता है 6, 3 1 जा 3 होता है ना, और 3 2 जा 6, 3 5 जा, ये लीजिए ऊपर बचा 25 इंटू 1, ऊपर बचा 25, नीचे 1 बचा था 25 अपन 1 25, तो y1 कितना आ गया 25। ये मैं ब्लू कलर से आंसर लिख रहा हूँ, समझ जाना, देखो y1 कितना आ गया 25, ओके। देखिए यानी कि बच्चों 20 मिनट्स में ट्रेन कितना दूर चली जाएगी 25 किलोमीटर्स, ओके। तो पहले पार्ट 1 का आंसर कर देते हैं, हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 20 मिनट्स, सो इट विल ट्रेवल, इसका आंसर ऐसे, इट विल ट्रेवल 25 किलोमीटर्स है ना इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में वो 25 किलोमीटर जाएगी, दूर जाएगी इन 20 मिनट्स, ओके। ये आ गया पार्ट 1 का आंसर। अब पार्ट 2 का आंसर करते हैं, कॉपी कर लीजिए फटाफट, इतना कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया करिए फटाफट। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या करोगे आप, y1 तो आ चुका, ठीक। अब हमें ये बताना है कि 250 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगाएगा, और ध्यान रखना ये जो x3 है ये टाइम है, कौन सा टाइम 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला टाइम, ये टाइम आएगा मिनट में, यस सर, क्योंकि टेबल आपने मिनट्स में बनाई हुई है, टाइम आपने मिनट में रखा है, तो x3 मिनट में आएगा। अब ज़्यादा मिनट आ रहे होंगे तो आवर्स में चेंज कर लेंगे, और सीधी सी बात है भाई 250 किलोमीटर अगर कोई ट्रेन चल रही है तो आंसर तो आवर्स में ही दोगे ना, मिनट में। कभी आपने देखा है 250 किलोमीटर की जर्नी आपने करी, आपसे किसी ने पूछा हाँ भाई कितनी देर में पहुंचे हो, तो आप कहते हो 200 मिनट में पहुंचे हैं, 300 मिनट में पहुंचे हैं, 400 मिनट में, ऐसा तो नहीं बोलते हो, आप बोलते हो 4 घंटे में पहुंचे हैं, 3.5 घंटे में पहुंचे हैं ना, तो नंबर ऑफ आवर्स बताते हो ना जब लंबी जर्नी होती है, तो आवर्स में ही आंसर देंगे, लेकिन आएगा मिनट में, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, वो कन्वर्ट करके मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलो देखो लगा दो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू, क्या लगा दो x3 अपॉन y3 लगा दो, और चाहे x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 कुछ भी लगा दो, तो यहाँ लगा दो ऐसा करके, क्या x1 अपॉन y1 यहीं पे लगा दें, चलो यहाँ पे आ जाओ, क्या है x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3, ओके, x3 अपॉन y3, करेक्ट। अब ध्यान दो x1 कितना है, x1 है 20, तो x1 की जगह हमने 20 रखा अपॉन y1 कितना है 25, ओके, इज इक्वल्स टू x3 कितना है, x3 को x3 ही रहने देंगे, अपॉन में y3 कितना है 250। चलिए सॉल्व कर लीजिए, कैसे करते हैं सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब देखो जो 25 इंटू x3 है ना, क्या बोला था मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 25 इंटू x3 फिर इज इक्वल्स टू लगा के इसको इससे कर लेंगे, यानी कि 20 इंटू 250, ओके। चलिए नाउ स्टूडेंट्स ये 25 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से x3 इज इक्वल्स टू, ये 20 तो है ही है, और इंटू में 250 भी था, ठीक है, ध्यान देना जरा, ये 25 आके इधर डिवाइड लगाएगा। अब देखो बच्चों इतने तो आप लोग भी समझदार हो, 25 1 जा 25 और 25 1 जा 25, ये वाला 0, यानी कि 25 10 जा 250, ठीक। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, चेक कर लीजिए, x3 इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे बच्चों 20 इंटू 10 है ना, सो 20 इंटू 10 कितना होता है बताओ 200, और नीचे 1 बचा है उसका कोई मतलब है नहीं, यानी कि x3 आ रहा है क्या 23 मिनट्स, बट आंसर में ऐसे नहीं लिखोगे आप, ठीक है, यहाँ फिल करना हो आप फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 200 मिनट्स यानी कि 250 किलोमीटर का डिस्टेंस, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 200 मिनट लगेंगे। अब 200 मिनट को आप किस में चेंज करोगे, आवर्स में, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ओके, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ बच्चों, नोट करिए फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट करें। चलो अब आ जाओ मेरे साथ आप नेक्स्ट पेज पे, क्या है 200 मिनट्स है, ओके। इसको आवर्स में कैसे चेंज करोगे, मिनट को जब भी आर में चेंज करना हो 60 से डिवाइड करोगे, सही है, याद रखना। तो मिनट्स को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे। अब इसकी भी एक कहानी है, वो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, सुन लो ध्यान से।
200 मिनट्स। देखो इतना तो सबको पता है, आर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, ये तो सबको ही पता होगा। यानी कि 200/60 जैसे ही करोगे, ध्यान सुन लेना बच्चों, 200/60 जैसे ही करोगे यहाँ HOURS आर्स लिख दोगे। अब इसका आंसर क्या आएगा, वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, उसको देखो। 1 0 से 1 0 गया, ठीक, फिर 2 3 और 2 10 कितना आ गया बताओ, 10/3। अब डेसिमल में थोड़ी ना निकाल दोगे, है ना। अब 10/3 आर्स का क्या मतलब होता है, ये आपने क्लास 7th वगैरह में पढ़ा होगा, बट मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो भाई। 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 कितना होता है बताओ, 9। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, पहले बता रहे हैं। 3 3 9 है ना, 10 - 9 1। अब बताओ इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 3 होल 1/3 कैसे लिखोगे इसको लिखोगे 3 होल, भाई पहले ये लिखते हैं क्वोशंट, फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ओके, 3 होल 1/3, ये लीजिए आर्स। सही है, ऐसे ही लिखते हो, जिसको भरोसा नहीं चेक कर लो, 3 3 9 + 1 10/3 ही तो आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है सर, सर इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब होता है बच्चों, 3 होल 1/3 का मतलब होता है 3 + 1/3, ये मतलब होता है इसका, मतलब 3 आवर्स और प्लस 3 आवर्स और प्लस 1/3 आवर्स, ये मतलब होता है इसका सर, 3 आवर्स और प्लस 1/3 आवर्स, ये मतलब होता है। अब सुनो क्या करना है एग्जाम में, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओगे, फिर यहाँ बीच में प्लस लगा दोगे, यानी कि 3 + 1/3, इसको भी आर लिखोगे, इसको भी आर, यानी कि 3 आवर्स प्लस 1/3 आवर्स, इतना टोटल टाइम है। अब क्या करोगे, जो होल नंबर है, होल नंबर पता है ना, 1 2 3 4 5, उसको तो ऐसे ही रहने दोगे, और जो बाद में आ रहा है इसको वापस मिनट में करोगे। हाँ, जब अगर आपका ये ऐसा कुछ आ रहा है 1/3 2/3, यानी कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, सुन लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है ना जिसमें ये, तो इसको फिर से मिनट में चेंज कर लोगे। हाँ सर, तो अब आपके पास कितना आ गया, 3 आवर्स और प्लस 1/3 आवर, सही है। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला 3 आवर्स तो ऐसे ही रहेगा, प्लस प्लस का मतलब इतना टाइम प्लस इतना टाइम। अब आर को वापस मिनट में चेंज करो, बताओ आर को मिनट में कैसे करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको वापस 60 से मल्टीप्लाई कर लो, लो 1/3 इंटू, जैसे ही इसको ये वाले आर 1/3 आर को 60 से मल्टीप्लाई करोगे मिनट में आ जाएगा, यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो जवाब है 3 आवर्स और इतना मिनट, कितना मिनट वो हम सॉल्व कर लेंगे अभी, ठीक। आइए इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 1 = 3 और 3 × 20, तो 20 × 1 यानी कि 20, तो बच्चों फाइनल आंसर आ रहा है कितना, 3 आवर्स और प्लस 20 मिनट्स, ठीक है। प्लस का मतलब टोटल टाइम हो रहा है, इन दोनों को ऐड करा जा रहा है। अब ऐड वैड ऐसे लिखते नहीं, वो तो मैंने आपको दिखाया है, असली बात ये है ऐसे लिखा जाएगा आंसर, 3 आवर्स प्लस की जगह हम एंड लगा देंगे, यानी कि हम कहना चाहते हैं 3 घंटे तो लगते ही हैं, साथ में 20 मिनट्स और लगते हैं, यानी कि टोटल टाइम 3 घंटे 20 मिनट्स है। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 आवर्स 20 मिनट्स। तो कह रहा फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर, तो द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 250 किलोमीटर इज 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो इसको आप लोग बच्चों कर लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, ठीक है ना, वो इस वीडियो में नहीं करा रहे हैं, उसका अलग से वीडियो लेके आएंगे। वैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था 1 to 5 करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ मैप वगैरह की बातें करी जा रही, तो उसकी एक थ्योरी छोटी सी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना, फिर उस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।